I gave you my heart. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपके गुरुजी के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आपने मेरी लास्ट वीडियो को मैंने देखा काफ़ी सपोर्ट दिया कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद में आपने दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेरे पीछे की दो वीडियोस और हैं जिसके अंदर हमने एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो दूसरा है मृदुंगलई नेशनल पार्क के बारे में बात की थी। दोस्तों जब हमने कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात की तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ अपने डिसाइड की थी कि जब भी हम जिस नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे उससे संबंधित जो स्टेट है उस स्टेट से रिगार्डिंग भी हम उसकी बात कर लेंगे, लेकिन मृदुंगलई और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात थोड़ी कम हो रखी है। तो दोस्तों जैसे मेरे को समय मिलेगा आगे तो मैं मृदुंगलई नेशनल पार्क और ये आपके जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इन दोनों की वीडियो बना के स्टेट वाइज डाल दूंगा आगे। और दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आज वीडियो के बारे में जिस अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं वो हमारा प्रिय राजस्थान के अंदर अपनी एक जो राजस्थान का जो अभ्यारण्य है वो अपनी एक पहचान रखता है, एक विशिष्ट पहचान रखता है पूरे विश्व के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप अंत तक देखें, कि अंत के अंदर आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा जो कि शायद आपको यूट्यूब के अंदर किसी भी वीडियो के अंदर इस प्रकार की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम जिस अभ्यारण्य की बात करेंगे वो अभ्यारण्य है सरिस्का नेशनल पार्क। और दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो आपका है अलवर डिस्ट्रिक्ट, और अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? राजस्थान। दोस्तों अभ्यारण्य के अंदर बात करें उससे पहले हम थोड़ी सी जो राजस्थान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो राजस्थान है वो अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर अपना पहला स्थान रखता है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार आकृति है। इस तरीके की आपको आकृति देखने के लिए मिलेगी। ये हो गया अपना पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहां से यहां जो उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है दोस्तों, और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है ये लंबाई है 869, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है आपकी ये है दोस्तों 826 किलोमीटर। विधानसभा की सीटें आपको पता ही है राजस्थान में कितनी है? 200। वही लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। वही राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 सीटें राजस्थान की हैं। दोस्तों राजस्थान के जो वर्तमान सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, वो श्रीमान अशोक जी गहलोत हैं। और दोस्तों राजस्थान के जो वर्तमान जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, वो हैं कालराज मिश्रा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो जनगणना हुई, जो सेंसस हुए थे वो 2011 के अंदर हुए, उसके बाद में अपने 2020 पे होना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण जो सेंसस है वो आ नहीं पाए। अभी दोस्तों 2021 में भी नहीं होगा, 2022 या 23 के आसपास जो नए सेंसस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जनगणना प्रारंभ हो जाएगी। तो हमारे पास जो जिस डेटा की हम बात करेंगे, लिटरेसी, अभी राजस्थान की लिटरेसी रेट की बात करेंगे, तो वो जो जिस लिटरेसी रेट की मैं बात कर रहा हूँ वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, और वो है राजस्थान की 66.11% साक्षरता दर है दोस्तों राजस्थान की। ये 2011 के आंकड़ों के हिसाब से है। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारी जो राजभाषा है राजस्थान की, वह है दोस्तों हिंदी।
राज्य जो पशु है वो दोस्तों दो है। एक तो है चिंकारा, और 2014 के बाद में इसमें एक और ऐड कर दिया गया, और वो है ऊंट। आप जानते हैं राज्य पुष्प, राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा, और राज्य वृक्ष जो है ये है दोस्तों खेजड़ली। खेजड़ली का दो शेखावाटी एरिया में इसे जाटी बोलते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग इसके नाम हैं। हम जो दोस्तों कंफ्यूज होते हैं वो इस जगह पे होते हैं कि राज्य पुष्प को तो हम क्या करते हैं कि राज्य जो वृक्ष है वो वृक्ष भी रोहिड़ा समझ लेते हैं कई बार, और राज्य वृक्ष खेजड़ली को भी हम कई बार समझ लेते हैं। तो इस तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको दोनों को अलग अलग करके लिखा है कि पुष्प जो रोहिड़े का पुष्प होता है दोस्तों, एक ऐसे आपके ऑरेंज रंग का सा पुष्प होता है, 4 या 5 उसके पत्तियां कुछ होती हैं बीच के अंदर, इस तरीके से बना होता है, बीच में ऐसे 2 पत्तियां होती है उसके, इस तरीके का रोहिड़े का अपना जो पुष्प होता है। और जो राज्य वृक्ष है अपने वो खेजड़ली है। तो एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इसकी। राजस्थान का क्षेत्रफल के अंदर प्रथम स्थान रखता है, क्षेत्रफल इसका 3,42,239 किलोमीटर है। विधानसभा के अंदर टोटल 200 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर जो है वो 25 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 10 सीटें हैं। और यहाँ के वर्तमान जो सीएम है वो श्रीमान अशोक जी गहलोत हैं। राज्यपाल जो है वो कालराज मिश्रा जी हैं। साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.11% है। राजभाषा इनकी यहाँ की हिंदी है। राज्य पशु जो है वो चिंकारा है, और ऊंट को शामिल किया गया सन 2014 के बाद में। राज्य पुष्प जो है वो रोहिड़ा है, राज्य वृक्ष जो है खेजड़ी है। ये दोस्तों राजस्थान के बारे में कॉमन सी जानकारी जो हम सुनते हैं। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर आपको एक बात और बताता हूं कि यहां से एक पर्वत श्रृंखला जाती है, और ये पर्वत श्रृंखला जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ओल्डेस्ट, और इसका नाम है अरावली, अरावली पर्वतमाला। और हम जिस अभ्यारण्य की बात करेंगे आज वो अभ्यारण्य भी इन्हीं अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर वैसे बाघ के लिए मुख्यतः 2 अभ्यारण्य फेमस है, जिसके अंदर पहला अभ्यारण्य तो आता है अपना सरिस्का नेशनल पार्क, और दूसरा जो अभ्यारण्य आता है वो अपना रणथंभौर नेशनल पार्क। चलिए इसके बाद में हम सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक चीज मैं लिखानी भूल गया यहाँ पे, राजस्थान का जो नृत्य है, लोक नृत्य, वो नृत्य है घूमर। ये बहुत कॉमन था इसलिए मैंने इस चीज को नोट डाउन करवाना सही नहीं समझा। और इसका जो खेल है राजस्थान का वो है बास्केटबॉल। लिख देता हूं फिर भी आपके लिए, नृत्य जो है वो है घूमर, और जो खेल है राज्य खेल राजस्थान का वो है दोस्तों बास्केटबॉल। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने मेन काम के ऊपर, सरिस्का टाइगर रिजर्व। जैसे कि आपको मैंने राजस्थान की अवस्थिति के बारे में बताया था कि कुछ पतंगाकार टाइप का है राजस्थान, और यहाँ पे जो अपनी अरावली पर्वतमाला इस तरीके से जाती है। अब दोस्तों इस जगह पे है अलवर, और इसी क्षेत्र के अंदर फैला है हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है। दोस्तों राजस्थान का जो अगर इतिहास की हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना है, क्योंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का भी कितना बड़ा जो प्रभाव है वो रह चुका है। और जो हमारा दुनिया का जो सबसे पुराना जो वेद है जिसे हम ऋग्वेद बोलते हैं, ऋग्वेद में जिस हम अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद बोला जाता था, मत्स्य जनपद।
और महाभारत में इसको मत्स्य नरेश विराट की नगरी बोला गया। इसी क्षेत्र को महाभारत जो अपने काव्य है इसको बोला गया मत्स्य नगरी, मत्स्य नरेश विराट, मत्स्य नरेश विराट की नगरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो पौराणिक जो प्रभाव है और जो इसकी प्राचीनता है उसके हिसाब से भी यह काफी पुराना जो क्षेत्र है वो माना जा सकता है। और बाकी राजस्थान की हम बात कभी विस्तृत रूप से दूसरे वीडियो में कर लेंगे। आज हम सिर्फ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में बातें प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों अभ्यारण्य के बारे में जानने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ अलग अलग पॉइंट्स से हम इस अभ्यारण्य को देखते चलेंगे। सबसे पहले जो हम अभ्यारण्य का इतिहास जानेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उस भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। फिर दोस्तों आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि इसके अंदर जो बाघों की जो कहानी है वो किस प्रकार की है। एक्चुअली जो स्टोरी है वही स्टोरी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और अंत में हम रोचक तथ्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी राजस्थान के अंदर विश्व प्रसिद्ध दो अभ्यारण्य है। एक तो यहाँ पे है अलवर जिले के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, और दूसरा है जस्ट इसके नीचे ही रणथंभौर, जो कि कहाँ है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर है, जिला अलवर है। 1955 वन्य आरक्षित भूमि को घोषित कर दिया गया और 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा मिला। 1955 के अंदर दोस्तों सरिस्का नेशनल जो पार्क है उसको वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया। वन्य जीव आरक्षित भूमि जो है उसको घोषित किया गया 1955 में, और 1978 में इसको बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा मिल गया। 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व का इसको जो है दर्जा मिल गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये टोटल जो है 866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो पूरी स्थिति है वो 866 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा कंप्लीट फैला हुआ है। अब दोस्तों हम इसके कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है कि टाइगर रिजर्व घोषित होने से पहले सरिस्का जो है भारतीय पौराणिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि महाभारत में, अच्छा इसके अंदर एक चीज और भी है दोस्तों, एक चीज इसके अंदर पौराणिक रूप से ये कथा जुड़ी हुई है कि जब पांडवों को जब वो वहां से हस्तिनापुर से निकलने का आदेश दिया जाता है और उनको 1 साल का जो वनवास है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर 1 साल के दरमियान अगर वो कौरवों को अगर दिख जाएंगे तो उन्हें फिर पुनः 12 साल का वनवास वापस दे दिया जाएगा। और उनको 1 साल एकदम इस तरीके से रहना था कि वो किसी को दिखे ना। तो कहते हैं कि दोस्तों उन्होंने वो जो पांडवों ने 1 साल जो अपना बिताया था वो अरावली पर्वत की इन पहाड़ियों में सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वर्तमान का, यहाँ पे उन्होंने अपना जो समय वो 1 साल अपना बिताया था। उसके बाद पांडवों का निर्वासन काल जो है अंतिम समय अरावली पर्वतमाला में स्थित सरिस्का में बिताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ 9वीं और 10वीं शताब्दी में नीलकंठ महादेव मंदिर और गढ़राजौर मंदिर के खंडर मिलते हैं, जिससे हमें इस जगह के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का पता चलता है। 9वीं और जो 10वीं शताब्दी में बने कौन से मंदिर, एक तो नीलकंठ महादेव के मंदिर, एक तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है और दूसरा कौन सा है गढ़राजौर मंदिर के खंडर, गढ़राजौर मंदिर है। इन मंदिरों के 9वीं 10वीं शताब्दी के जो नीलकंठ महादेव मंदिर है और गढ़राजौर मंदिर है, इन मंदिरों के यहाँ पे खंडर मिले हैं, जो कि खंडर किस बात के आपको किस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पौराणिक महत्व भी बहुत पुराना है सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो संरक्षित क्षेत्र है इस क्षेत्र के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे एक किला भी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कांकवालिया किला इसको बोलते हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था जयसिंह सेकंड द्वारा, और 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया और जयसिंह सेकंड जो जयपुर के राजा हैं जयसिंह सेकंड ने
इनका निर्माण, कांकवाड़ी किले का निर्माण करवाया। अब दोस्तों इन्होंने इस किले का निर्माण, आप खुद सोचो कि जंगलों के बीच में इस किले का निर्माण क्यों करवाएंगे। उस समय क्या होता था कि राजाओं का अपना एक शौक हुआ करता था शिकार करने का, और वो शिकार करने के लिए जब जाते थे तो यूं नहीं है कि सुबह गए और शाम को वापस आ गए। शिकार करने के लिए गए तो 5-5, 10-10, 15-15 दिन तक वहीं रहना, जंगलों के अंदर ही अपना समय व्यतीत कर देना। तो जयसिंह सेकंड ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इतना समय तो जंगल में बिताते ही हैं, तो चलो कोई बात नहीं, अपने रहने का ठहरने की जो उचित व्यवस्था अपने उस हिसाब से कर देते हैं। तो उस दृष्टिकोण से जो कांकवाड़ी किले को बनाया गया था। अब जैसे जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने जैसे ब्रिटिश अंपायर जैसे जैसे हावी होने लगे इंडिया के ऊपर, तो इस किले का उन्होंने जो अपने राजस्थान के जो लोकल अपने जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, इस किले को जो ब्रिटिशर्स थे उनको खुश करने के लिए इस किले के अंदर उनको बुलाते, उनके आवाभगत करते कि आओ आप शिकार करो, उनको मनोरंजन, उनको जो भी उनका मनोरंजन है वो उनको प्रोवाइड करवाते थे। और उनको कुल मिलाकर उनको वो सिर्फ खुश करते थे इस किले के अंदर बुला के, मतलब उनका एंटरटेनमेंट किया जाता था और फिर उनको शिकार पे लेके जाया जाता था। और शिकार होने के कारण ही आपको पता है दोस्तों कि बाघों की जो संख्या है, टाइगर हो गए, बाघ हो गए, अपने शेर हो गए, बहुत से प्रकार के ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ शिकार करने के दृष्टिकोण से। वो शिकार भी इसलिए करते थे, उनको भी लगता था कि अगर हमने एक शेर को मार दिया ना तो शायद हम बहुत ज्यादा बहादुर हैं। इस दृष्टिकोण से शिकार किया जाता था बाघों का, शेरों का। तो कांकवाड़ी का किला ये बहुत ही खूबसूरत किला है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो इस प्रकार से सरिस्का, मान लो ये टाइगर रिजर्व है, एकदम इसके सेंटर में बना हुआ है, एकदम सेंटर के अंदर। अब आपको इस कांकवाड़ी किले की एक स्टोरी बताता हूं। क्या हुआ कि जब औरंगजेब और जो 4 भाई थे, 4 भाई में तो एक तो औरंगजेब हो गया और एक जो कौन सा था, दारा शिकोह। वैसे तो चारों भाइयों के अंदर युद्ध चल रहा था, लेकिन इन दोनों का युद्ध जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है इस किले के हिसाब से। तो अच्छा, युद्ध किसके लिए चल रहा था? युद्ध चल रहा था उत्तराधिकारी के लिए, दिल्ली के अंदर सुल्तान कौन बनेगा। तो इसलिए दिल्ली का सुल्तान बनने के जो उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों, दारा शिकोह को जो है इसने बंदी बना लिया, और बंदी बना के इसने कांकवाड़ी के किले में उसको जो है कैद कर दिया, और इसको तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक औरंगजेब अपना राज्य, अब जब तक औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान बन नहीं जाता। ये इस किले की एक छोटी सी कहानी है, जिससे आपको थोड़ा याद रह जाए कि कांकवाड़ी किला है जो कहाँ है, औरंगजेब और दारा शिकोह के दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। अब देखो दोस्तों, सबसे जो जबरदस्त चीज है जिसके बारे में आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो ये है कि आपके जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, और ये जो कांकवाड़ी का किला है, इससे थोड़ा सा नीचे इधर की तरफ लगभग यहाँ है दोस्तों भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला, और भानगढ़ का किला जो बनवाया था वो मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे जो अपना बना हुआ है भानगढ़ का किला बना हुआ है, किसके नजदीक, सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो जस्ट नीचे कांकवाड़ी का जो किला है, कांकवाड़ी के किले के नीचे जस्ट जो है भानगढ़ का किला बनाया हुआ है। और भानगढ़ का किला जो बनाया है वो अपने बनाया गया है मानसिंह प्रथम के द्वारा, मानसिंह फर्स्ट। ये भी जयपुर के राजा थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कांकवाड़ी के किले का जो निर्माण है वो भी किस लिए हुआ था, सिर्फ मनोरंजन और शिकार करने के दृष्टिकोण से हुआ था। और उसी तरीके से भानगढ़ के किले का निर्माण हुआ था, मनोरंजन करने के लिए, शिकार करने के लिए गए तो वहां पे जंगल में कुछ दिन रुक जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जो है भानगढ़ का किला सबसे शापित जगहों में से एक में आता है। तो ये हमने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, इसके कुछ इतिहास के बारे में बातें की, और अब जो इसकी हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। भौगोलिक स्थिति में दोस्तों जैसा कि हमने काफी कुछ तो इसका डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी एक दो बातें रह जाती हैं। भौगोलिक स्थिति में जैसा आपको मैंने बता दिया कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बसा हुआ है, और ये दोस्तों भारत का जो है 11वां बाघ अभ्यारण्य है। भारत का 11वां बाघ अभ्यारण्य है। 866 किलोमीटर, 866 वर्ग किलोमीटर, ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये इसका क्षेत्र का विस्तार है।
और जो इसके अंदर एक दो चीज है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये पानी के लिए जो है ना ये पूर्णतः वर्षा पे निर्भर रहता है। मानसून जब आएगा तभी इसकी पानी की पूर्ति होगी। और चूंकि अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा है, पहाड़ियों के बीच में बसा, इसलिए पानी की कोई कमी, मानसून की कोई कमी रहती नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एवरेज जो बारिश है वो 700 mm होती है हर वर्ष। अब दोस्तों आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में बसा इसलिए खनिज पदार्थ पाना एक सामान्य सी बात है। इसके अंदर तांबा प्रचुर मात्रा में निकलता है, और जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज है वो निकलती है संगमरमर। संगमरमर जो है ये भी दोस्तों इसके अंदर प्रचुर मात्रा में निकलता है। अब आपको पता है कि ये जो है 1978 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका था। उससे पहले 1955 के अंदर इसको वन्य संरक्षित क्षेत्र के अंदर घोषित कर दिया गया। अब जब कोई चीज किसी भी जगह को वन्य संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का उत्खनन के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इसलिए हम यहाँ पे तांबा हो चाहे भले ही संगमरमर हो चाहे भले ही गोल्ड निकलता हो, यहाँ पे हम उसका उत्खनन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ का उत्खनन करते हैं तो यहाँ का जो पर्यावरण है उसको बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचती है। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों अलवर जिले के अंदर वर्तमान के अंदर क्या स्थिति है। संगमरमर का जो है जबरदस्त तरीके से उत्खनन होता है, और इस उत्खनन के रिजल्ट ये निकलते हैं कि जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि तांबा और संगमरमर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में निकलता है। वर्तमान में आपको अलवर की स्थिति बता दी, क्या वर्तमान में अलवर की स्थिति थी। अब संगमरमर का ये अवैध रूप से उत्खनन अभी भी चल रहा है। आप जैसा कि डेली न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे कि संगमरमर की जो उत्खनन कर रहे हैं लोग, किस प्रकार से इनको प्रशासन भी रोकने की कोशिश करता है। इनके रास्ते में जो भी आता है उन लोगों को ये मार देते हैं। तो बहुत ही खुफिया तरीके से यहाँ पे काम हो रखे हैं। अब ये संगमरमर का जो उत्खनन है वो यूं नहीं है कि अभी इन कुछ सालों से चलने लग गया है। ये 1970 के आसपास से उत्खनन चालू है, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता चलता है तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैन भी लगा देता है कि यहाँ से उत्खनन नहीं करना आपको। क्योंकि संगमरमर के उत्खनन से क्या होता है कि वन्य जीव जो है यहाँ के उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। कुछ चीजें तो विलुप्ति के कगार पे आ जाती हैं, और जब ये उत्खनन करते हैं तो इस तरीके से इसमें होता क्या है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कमर्शियलाइज तरीके से बिकते हैं, जैसे हाथी का दांत हो गया और शेर की चमड़ी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब ये उत्खनन करते हैं तो इनके रास्ते में जैसे कोई जानवर वगैरह आ गया तो उसका भी अवैध रूप से शिकार कर लेते हैं, फिर उसको मार्केट में जाके उस इंटरनेशनल लेवल की जो मार्केट है तो वहां पे जाके बेचते हैं, वहां पे मुनाफा कमाते हैं। लेकिन उस तरीके से हुआ क्या, टाइगर रिजर्व जो है वो पूर्णतः बर्बादी के कगार पे आ जाता है इस तरीके से। अब दोस्तों ये तो आपको मैंने बात बता दी इसकी जो भौगोलिक स्थिति के बारे में और जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है ये। अब हम बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो स्टोरी है, जो बाघों की जो स्टोरी, सबसे बेस्ट स्टोरी मेरे को लगी ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी जो है ये कुछ इस प्रकार की है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको पता है 1955 में बना, 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका था। जैसे लोगों को पता कि संगमरमर की खानें हैं यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अवैध रूप से उत्खनन करना जो है प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों होता यूं है कि अवैध रूप से उत्खनन तो प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई जीवों का भी शिकार किया। आपको मैं बताता हूँ कि ये बात है सन 2004 की। 2004 के अंदर जो वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं टाइगर रिजर्व के इसके, उनको सूचना मिलती है कि बाघ में जो अपना रिजर्व है वहां पे एक भी जो बाघ है वो अवेलेबल नहीं है। इस तरीके की खबर मिलते ही जो अधिकारियों के अंदर एक सनसनी फैल जाती है, और फिर वो क्या करते हैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पे बाघों की जो जनगणना स्टार्ट करवा देते हैं। देखते हैं कि कितने मतलब बाघ बचे हुए हैं, कि क्या ये रूमर है या फिर यूं ही है। तो अब जब वो रिसर्च करते हैं तो उनको उनकी उपस्थिति का कोई एक सिंगल सबूत में नहीं मिलता। वो उनके बाघों के पैरों के निशान देखते हैं कि क्या पता कोई एक दो पैरों के निशान से पता चल जाए कि कोई बाघ था। वो जो पेड़ों के ऊपर जो खरोंच है उस खरोंच से भी पता लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर चीजों को देखा और उन्हें जो बाघ की उपस्थिति का कोई भी प्रमाण जो है वो नहीं मिला। अब दोस्तों ये बात आगे, जब ये बात इस तरीके से हुई तो अब आगे क्या होता है कि 2005 के अंदर, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2004 में ये स्थिति होगी, जबकि 2003 के अंदर जस्ट इससे पिछले साल ही बाघों की जो है जनगणना करवाई गई थी, और उस समय जो रिजर्व में जो बाघ थे वो 16 बाघ थे, और आप देख रहे हो 16 के 16 बाघ 2004 के अंदर एकदम गायब। अब उसके अंदर होता क्या है कि जब
ये इस तरीके से ये कहानी होती है। तो अधिकारियों से पूछा जाता है कि भाई बाघ कहाँ गए, जो 16-17 बाघ थे वो कहाँ गए। तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि बाघों को तो हमने जो है स्थानांतरण कर दिया, जो असीमित समय के लिए स्थानांतरण कर दिया उनका। जब आपका मौसम जो बारिश आएगी उस तरीके से उनको वापस हम ले आएंगे। लेकिन अधिकारियों को कहीं ना कहीं पता था कि बाघ को हम कहाँ से लेके आए, वो उन्होंने कहाँ स्थानांतरण कर दिया, किसी का कहीं स्थानांतरण नहीं किया, क्योंकि बाघ तो यहाँ से गायब हो चुके थे। अब पता लगाना था इस बात का कि बाघ एक्चुअली में गए कहाँ वो 16-17 बाघ। तो हुआ यूं कि तत्काल प्रभाव से जनवरी 2005 में राजस्थान वन विभाग प्रोजेक्ट टाइगर के जो निदेशक थे, प्रोजेक्ट टाइगर के निदेशक ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में आपातकालीन बाघ गणना करवाई। ये 2000 लगभग दिसंबर की बात है। और जनवरी 2005 के अंदर ही जब उनको पता चला, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो निदेशक थे, टाइगर प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर जो चल रहा था, उनके जो निदेशक थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से और जो है इसकी जांच करवाई। आपातकालीन गणना बोलते हैं उसको, आपातकालीन गणना करवाई उन्होंने। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपातकालीन जो इन्होंने गणना करवाई, वो जो इन्होंने जिम्मा सौंपा वो सीबीआई को सौंपा था। केंद्रीय जांच जो एजेंसी है उनको ये जिम्मा सौंपा कि आप बताइए कि ये जो बाघ है वो गए कहाँ। सीबीआई 2 महीने की बाद में पूरी अपनी छानबीन करने के बाद में रिपोर्ट देती है। और रिपोर्ट के अंदर जो सीबीआई है वो देती है कि इन बाघों का जो है अवैध रूप से शिकार हो गया। अब आप स्टोरी मेरे हिसाब से रिलेट कर पा रहे होंगे कि अवैध रूप से शिकार जो होता है वो किस तरीके से होते हैं। कोई क्षेत्र संरक्षित होने के बावजूद भी अगर किसी चीज का, किसी वन्य जीव का अगर शिकार हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जिसमें टाइगर ही नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बाघ नहीं है, और अवैध रूप से इस तरीके से 16-17 जो बाघ है वो चले जाते हैं। अब जो आपकी एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। दोस्तों ये बात है अब 2008 की, 3 साल बाद में। 3 साल तक किसी ने कोई सुध नहीं ली इसकी, लेकिन 2008 के अंदर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बाघ जो है वो वापस लेके आएंगे। अभी बाघ लाए कहां से, स्थानांतरण का इस तरीके से लिखा तो गया है हर बार कि हम ऐसे जब कहीं किसी जगह से प्रजाति विलुप्त हो जाए तो दूसरी जगह से हम उसको, उस प्रजाति को ला के फिर उस प्रजाति के वहां पे वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की चीजें कभी कहीं की नहीं गई। इस तरीके से किसी वन्य जीव को कभी जो विलुप्त हो चुका है कहीं किसी जगह से, उस जगह पर वापस किसी चीज को स्थानांतरण करना इस तरीके से कभी किया नहीं गया। लेकिन एनटीसीए ने बोला कि हम ये चीज हम प्रयास तो कर सकते हैं ना एक बार। तो अब इनको चाहिए बाघ, तो बाघ कहां से लाए, ये है सरिस्का, और सरिस्का के जस्ट थोड़ा सा नीचे 240 किलोमीटर दूर यहाँ के आपके सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में कौन सा है नेशनल जो अपना अभ्यारण्य है, वो है रणथंभौर। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां से वो उन्होंने बाघ लेने की प्लानिंग बनाई कि यहां से हम ऐसे करके इसके अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो है हम हमारे बाघ ले आएंगे। अब दोस्तों बात है 28 जून 2008 की, विंग कमांडर विमल राज थे। 28 जून 2008 और विंग कमांडर थे विमल राज। इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों MI-17 इनके हेलीकॉप्टर का नाम है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर ये बाघ लेके आए एक, ठीक है। और कहां से लेके आए, ये लेके आए रणथंभौर में से। और इस बाघ का जो नाम दिया गया था, वो बाघ नाम दिया गया था ST-1। ये एक बाघ लेके आए। अब इसी तरह चरण आगे चले गए। अब एक बाघ आने से तो यूं है नहीं कि वो वृद्धि हो जाएगी वहां पे, तो इन्हीं चरणों का आगे चलते चलते सफलतापूर्वक इन्होंने क्या किया, कुछ चरण अपनाए। और इस तरह हेलीकॉप्टर में 1 बाय 1 ये बाघ और बाघिन ले गए। तो ये ले गए दोस्तों उसमें 2 बाघ प्लस 3 बाघिन।
सफलतापूर्वक ये यहाँ पे ले आए इन तीनों को। अब दोस्तों होता क्या है कि 15 नवंबर 2010 को एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में होता क्या है कि ST1 जो है, जो हम स्टार्टिंग में लेके आए थे, वो मारा जाता है। वो हमें मृत अवस्था के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर मिलता है। अब इसके दोस्तों इसकी मृत्यु के पीछे कई अफवाहें हैं। कोई कहता है कि इसको जहर दे के मार दिया गया, कोई कहता है कि जो प्रशासन के अंदर कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, उन लड़ाइयों की चपेट में आ गया। अलग अलग लोगों के अलग अलग जो कहानियां हैं वो इस तरीके की। लेकिन एटलीस्ट 2010 के अंदर ये फाइनली जो है ये ST1 ये मर गया, और ये एक अच्छी जो खबर थी वो नहीं थी। फिर दोस्तों NTCA और जो अपने राजस्थान जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने मिलकर जबरदस्त प्रयास किए, और इनके प्रयास इतने जबरदस्त थे, इनकी मेहनत इतनी जबरदस्त रंग लाई कि अभी जो वर्तमान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जो बाघों की संख्या दोस्तों ये 18 है, और जिसके अंदर से 5 जो है अभी शावक हैं और बाकी जो है वो वयस्क हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी थोड़ी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। अब हम अंत में बात करते हैं रोचक तथ्यों की, जैसा कि आपसे वादा किया गया था। रोचक तथ्य इसके कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 रोचक तथ्य हैं मेरे हिसाब से। शायद इसकी जो एक मैंने आपको कहानी सुनाई है मेरे हिसाब से आपको ज्यादा रोचक लगी होगी। इसके अंदर रोचक तथ्यों में 2 यही है कि पहला तो रोचक तथ्य यही है इसका कि जो इन्होंने सफलतापूर्वक जो स्थानांतरण किया बाघों का, जो इन्होंने सफलतापूर्वक बाघों का स्थानांतरण किया, ये विश्व में अपने आप का एक उदाहरण है। ऐसा पूरे संसार में कहीं नहीं हुआ कि किसी जगह से या फिर किसी संरक्षित क्षेत्र से कोई प्रजाति जो है वो विलुप्त हो गई हो, और उस प्रजाति को इस तरीके से स्थानांतरण करके और जो है उसको वापस वहां पे उसकी वृद्धि कर दी गई हो। आपने देखा, मैंने आपको बताया 2003 में बाघों की संख्या जो थी 16 थी, वही उसके बाद में 2004 में वो बिल्कुल गायब हो जाती है। और फिर उसके बाद में आप देखो जो अपने राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, NTCA जो है, उनके अथक प्रयासों से जो वर्तमान के अंदर जो कंडीशन है वो ये रहती है कि बाघों की संख्या वापस कितनी हो जाती है, 18 के आसपास हो जाती है। और दोस्तों जो इसका सेकंड जो रोचक तथ्य है बाघों के बारे में है, वो रोचक तथ्य एक्चुअली वो यूं है कि आपने दोस्तों बाघों के शरीर के ऊपर जो ऐसी लाइनें देखी होंगी, काली काली अजीब सी लाइनें ना, इन लाइनों का अपना एक अलग महत्व है, और ये लाइनें बनाई जाती हैं। ये लाइनें क्या करती हैं, इन लाइनों से ये एक तरीके से जैसे अपने बारकोड नहीं होता स्कैनर, उस टाइप से जो लाइनें वो काम करती हैं। इन लाइनों से पता चलता है ये एक विशिष्ट प्रकार की लाइनें हैं। हर बाघ के ऊपर ये लाइनें अलग पैटर्न के ऊपर में डिसाइड होती हैं, और जंगल में जगह जगह पे इस हिसाब से कैमरे सेट किए होते हैं। तो अब यूं नहीं है कि प्रत्येक अधिकारी जाए और जाके वो इस तरीके से अपना देखे कि हाँ भाई इधर बाघ है, उधर बाघ है, इधर एक बाघ इधर गया, उसके पद चिन्ह देखे या फिर पेड़ों के खरोंचों के निशान देखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो कैमरे में देख लेते हैं, और वो कैमरा जब फोटोज क्लिक करता है तो जिस फोटो के अंदर जो बाघ आ रखा है, तो वो इसका लाइनों का जो पैटर्न है उस हिसाब से देख के उनको पता चल जाता है कि ये बाघ अलग है, ये बाघ अलग है। इस तरीके से उनकी जो है काउंटिंग वो कर लेते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में मेरे द्वारा आपको दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व में काफी कुछ अच्छा लगा होगा, और सपोर्ट कीजिए वीडियो को इसी तरह जैसे पिछली वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।